फ्रिक्शन में कहाँ तक के पहुँचे थे लास्ट टाइम? आखिरी मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। ठीक है, motion of two bodies, one resting on the other. Motion of two bodies, one resting on the other. तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है आपके। आ जाओ। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है और ये नीट में भी आते हैं क्वेश्चन, मगर ज़्यादातर जेई ओरिएंटेड होता है। तो जेई वाले बच्चों को खासतौर से ध्यान रखना है। प्लस जेई वाले जितने भी हैं, कितने लोग हैं जेई वाले? बाकी कहाँ हैं? 2 है ना, वो मेरे को बाद में आके मिलना। ठीक है, अब उसमें जो हम लोग देखने वाले हैं केस या फिर फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, जैसा when the force is applied on the upper body, जब फोर्स आप अपर बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, ये हम लोग पहली कैटेगरी देखने जा रहे हैं। मतलब होगा क्या, सिचुएशन देखो कैसी रहेंगी। ये एक ब्लॉक बी रहेगा, इसको ब्लॉक नहीं बल्कि स्लैब बोला जाता है, इसको स्लैब, जिसका मास कैपिटल एम रहेगा और ये रखा गया है सरफेस पर। ओके, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रहेगा जिसका नाम रहेगा ए ऑफ मास स्मॉल एम, है ना। इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, और आप इस पर ऊपर वाली बॉडी पे लगाएंगे फोर्स। ओके, और हमें इसकी अलग अलग कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, अलग अलग केसेस को हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सारे केसेस को पढ़ते हैं। केस नंबर 1, when there is no friction between block capital A and slab capital B। अगर इमेजिन करो कि आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे और यहां पर A और B के बीच में कोई भी जरा सा भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो होगा क्या, आप जो फोर्स लगाएंगे उसके कारण सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव होगा और ये घसरते हुए जाएगा और आखिरकार नीचे गिर जाएगा, है ना। अच्छा, जो फोर्स लगा, आपने जो फोर्स लगाए वो सिर्फ किसको फील हुआ? ए को। बी को जरा सा भी फील हुआ क्या? वो जरा सा भी सरका क्या आगे? कुछ भी नहीं सरका। मतलब सबका सब फोर्स किस पे लगा? ए पे लगा और वो पूरा स्लाइड होते हुए आगे गया और नीचे गिर गया। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, उसमें कहेंगे कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या रहेगा फिर? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो बोलेंगे आप उसको फोर्स कितना लगाए? तो बोले एफ। उसका मास कितना था? स्मॉल एम, एंड दैट्स इट। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये कितना रहेगा? तो बोले वो तो 0 रहेगा। अरे बी का मोशन हुआ क्या बेटा? बी ने मूवमेंट किया क्या? नहीं किया ना, तो बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 रहेगा। सिर्फ एक्सेलरेशन किसका रहेगा? ए का। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूंगा कि अगर मान के चलो ये जो स्लैब है इसकी लंबाई जो है वो कैपिटल एल है, ये जो स्लैब है इसकी लंबाई जो है
कैपिटल एल है तो मुझे बता कि ये ब्लॉक को इस स्लैब पे से नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। हिंट दो कि कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है ना या टाइम निकालना है ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आप इस बात पे फोकस करें कि इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेटेड है। तो बताओ ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है ना। एक्सेलरेटेड मोशन में 3 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे, कौन कौन से, s इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। मैंने बोला था नहीं फॉर्मूले पीछा नहीं छोड़ते। अरे तुमको तो NCERT 12th में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो लगातार आते रहेंगे। तो एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो आपको ये तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन सा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं अपन, v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स ए एस, जो बोलना है बोलो, है ना। तो हमें ये वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद गिरेगा, तो टाइम चाहिए, है ना। काइनेमेटिकल इक्वेशन के कितने फॉर्मूलों में टाइम है, चलो मैं तीनों फॉर्मूले लिखता हूँ। v इक्वल्स टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स या s, और फिर मैं बोलूँगा s इज इक्वल्स टू, है ना, वी ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हाँ, कितने फॉर्मूले में टाइम है, 2, है ना। अब इसमें से कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए, पहला वाला कि तीसरा वाला, क्यों, एस दिया हुआ है तो सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अरे ये एल मालूम है ना, जब ब्लॉक यहाँ से घसर के नीचे गिरेगा तो ये स्लैब की लंबाई का बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, वो है कि नहीं। तुम खुद देखो ना, ये यहाँ से ऐसा ऐसा जाएगा, धड़ करके नीचे गिरेगा, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एल, है कि नहीं। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी यहाँ पे, तो है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज मोशन इज एक्सेलरेटेड, since motion of block is an accelerated motion, क्योंकि ब्लॉक का मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप लिखेंगे L इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना, L इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और मेरे को यहाँ प्रॉपर लिखना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए, ओके। फिर उसके बाद मैं कहूँगा 2 को इधर भेजो, और अपने टी निकालना है ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ट्वाइस एल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, ट्वाइस एल एफ अपॉन स्मॉल एन, therefore t equals to under root of 2 ml अपॉन f, है ना, 2 ml अपॉन f। आई बस हमने, तो ये हुआ कि कितना टाइम लगेगा आपको उस पे से नीचे गिरने के लिए। अब आगे का सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड सिचुएशन क्या है, केस सेकंड जिसको बोलेंगे, if there is friction between block A and slab B, but the applied force capital F is less than limiting friction, is less than limiting friction। तो भैया देखो, अगर मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और कहाँ है, ब्लॉक और
स्लैब के बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और स्लैब के बीच में, मगर जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो दोनों के बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन के मुकाबले कैसा है, कम है ना। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि आपका अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब बोले अब क्या फर्क पड़ेगा यहां से, क्या बताओगे क्या सीन में फर्क आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। एक बात बता दूं, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अब क्या होगा मुझे बताओ, बोलो बोलो। दोनों भी साथ में मिलकर आगे निकल जाएंगे। जब आप यहां से ऐसा फोर्स लगा रहे हो, है ना, आप जो फोर्स लगा रहे हो इनके बीच के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुकाबले कैसा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के मुकाबले कैसा है, कम है। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन ना, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब क्या सीन होगा कि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो अब क्योंकि ये फोर्स यहां के फोर्स के मुकाबले कम है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा मेरे ऊपर से, है ना। फोर्स क्या बोलता, मैं तो घसरा के लेके चले जाऊंगा, है ना। मगर आपका एफ की वैल्यू यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसी है, कम है। तो अब क्या सीन होगा कि ये दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे कि वो चिपक के निकल रहे हैं आगे, है ना। तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ लिख सकता हूँ हियर बोथ ब्लॉक ए एंड स्लैब B will move together with common acceleration, तो ब्लॉक A और स्लैब B दोनों के दोनों एक साथ आगे जाएंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अब जो आप फोर्स F लगा रहे हैं वो दोनों को फील हो रहा है, उसके कारण इन दोनों का मोशन हुआ है। तो मैं कहूंगा क्योंकि अब ये दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब अगर ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। ये समझ में आया कि बेटा, है ना। क्यों यहां पर F अपॉन M प्लस M है, वहां पर सिर्फ M क्यों है, क्योंकि वहां पर एक ब्लॉक मूव हो रहा था सिर्फ, और यहां पर दोनों ब्लॉक्स मूव हो रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है, लिख लो। केस 1 हो गया था लिखना, इधर का पार्ट इतना इतना।
हुआ बेटा? केस 1 पूरा हो गया लिखना। चलो अब मुझे बताओ थर्ड सिचुएशन में क्या होगा। देखते हैं कौन सही अंदाजा लगाएगा। इफ देर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है जो पहले भी था, मगर इस बार जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? एक एक करके। हाँ समीर, सॉरी सोहन। हाँ बिल्कुल सही। और कोई बोलेगा थोड़ा प्रॉपर फरजान? अच्छा नहीं, मैं थोड़ा और उसको प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स में चाह रहा हूँ। मेरा ये है कि जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स F है ना, यहाँ का अप्लाइड फोर्स यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो अब यहाँ क्या सिचुएशन आएगी? और थोड़ा हाँ, वो गिरेगा, वो थोड़ा बात की बात है ना। वो अगर मैं वही थोड़ा उससे पहले की बात बोलूँ, तकरीबन आप काफ़ी लोगों का सेम बात कहना आ रहा था कि दोनों आगे सरकेंगे, ऊपर वाला थोड़ा आगे ज़्यादा आगे जाएगा और पीछे वाला थोड़ा कम। थोड़ा और ज़्यादा बोले तो कि ऊपर वाला थोड़ा स्पीड में जाएगा और नीचे वाला थोड़ा स्लो जाएगा। और सही तरीके से बोले तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम रहेगा। ये वर्ड एक्सेलरेशन चाह रहा था मैं, है ना। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम रहेगा। ऊपर वाले की स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी और नीचे वाले की स्पीड थोड़ा आराम से बढ़ेगी। मतलब बोथ द ब्लॉक्स विल मूव बट विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो मैं यहां बोलूंगा बोथ द ब्लॉक्स विल मूव बट विथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस, मगर अलग अलग एक्सेलरेशन से। अब पता लगाना है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो उसके लिए निकालो, बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले मैं ए ब्लॉक पे फोकस करता हूं। ब्लॉक ए पे आप फोकस कर रहे हैं जिसका मास स्मॉल m है। मैं देखूंगा इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो राइट साइड में उसको लग रहा होगा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स उसको राइट में ढकेल रहा ना, और इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा वाला? कौन सा वाला? लिमिटिंग। काइनेटिक मोशन हो रहा ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो करेगा इसको अपोज। तो क्या हो रहा है बेटा? अप्लाइड फोर्स उसको आगे ढकेल रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। फिर वही आपका जो तरीका था, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। न्यूटन साहब ने बोले वो तो रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक ए की बात चल रही है तो उसका मास और उसका एक्सेलरेशन। चलो इक्वेट करो, m एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू F माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको मालूम है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा? यहाँ का, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जितना उसके ऊपर वजन है, mg। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर m इंटू जी, फिर m से डिवाइड कर डालो, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू F अपॉन स्मॉल m माइनस म्यू के इंटू जी। आया समझ में? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल a क्या है, क्या एक्सेलरेशन ऑफ a ब्लॉक क्या है? F अपॉन a माइनस m, F अपॉन m माइनस m क्यू म्यू के m जी, म्यू के जी, स्लिप ऑफ टंग, F अपॉन m माइनस म्यू के जी। ये a ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ। अब ऐसा है, सवाल ये उठा कि b ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा।
बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये बी ब्लॉक या स्लैब जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा देखो एक बात, यहां पर न्यूटन का तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरी बात को गौर से सुने, बाद में लिखते बैठे। इसके बीच में का काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके बीच में का काइनेटिक फ्रिक्शन ए ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोक रहा था, उसी ने उसकी स्पीड को स्लो किया। अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन ना होता तो बड़ी तेजी से भागता था वो आगे। ठीक है, मान लिया। मैं बोलूंगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल था ए ब्लॉक की स्पीड को कम करने के लिए। काइनेटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल था ए ब्लॉक की स्पीड को कम करने के लिए। ये समझ में आ गया? ये रिस्पॉन्सिबल था ए ब्लॉक की स्पीड को कम करने के लिए। अब ये बी स्लैब आगे सरका, बी स्लैब आगे सरका। मैं आपसे पूछूंगा किस फोर्स के कारण आगे सरका? काइनेटिक फ्रिक्शन के ही कारण, है ना। किसने उसको आगे फेंका था? फ्रिक्शन नहीं ढकेला था ना। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ये 20 वाला स्लैब वाला सरकता था क्या? केस नंबर 1 में सरका था क्या? वो 20 स्लैब अपनी जगह से सरका था क्या? क्यों नहीं सरका था? फ्रिक्शन ही नहीं था। अब ये फ्रिक्शन आने के बाद आगे सरक गया। मतलब राइट साइड में इसने किसने ढकेला उसको? फ्रिक्शन ने ढकेला। कौन सी वाली? काइनेटिक फ्रिक्शन ने। तो मैं कहूंगा कि देखो भैया, उसी काइनेटिक फ्रिक्शन ने इसको आगे ढकेला था। जिस काइनेटिक फ्रिक्शन ने इसको रोकने की कोशिश किया था, रोका तो नहीं था, रोकने की कोशिश किया था, उसी काइनेटिक फ्रिक्शन ने उसको आगे ढकेला था, है ना। वो एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला जो फॉर्मूला था वो यहां लगा। ओके ठीक है। फिर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? तो आप बोलेंगे अरे एक ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है? बोले आप किसके लिए बात कर रहे हैं? तो बी ब्लॉक के लिए। तो उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन, दोनों का LHS सेम है, RHS को इक्वेट करो। m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब मैं कहूंगा आपसे ठीक है, मुझे बताओ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? म्यू के इंटू स्मॉल mg, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ का है? ये सरफेस का है वो, और उसकी वैल्यू कितनी है अपन पहले भी निकाल चुके हैं, म्यू के mg। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक विल बी म्यू के स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। आई क्या बात समझ में आपको, है ना। ये एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। अब हमको फिर से वहीं पर जाना है जो पहले किए थे, कि कितनी देर के बाद ये नीचे गिरेगा, कितनी देर के बाद नीचे गिरेगा। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। बोले अरे ये इसको क्यों निकाल रहे हैं? चलो बताते हैं, पहले लिख डालो फिर बताते हैं आपको। अरे ला लिया तुमने जनाब? मतलब ठीक है आएगा। ये यहां का कहां गया स्टैंड? ये वाला खोल दिया क्या? वो रहने देना था, वो क्यों खोले? यहाँ लगा देना था उसको कम से कम थोड़ा एक्स्ट्रा, राइट साइड में थोड़ा कोने में। इसको कोने में लगा दो, यहाँ पे कोने में लगा दो। साढ़े 4 हो रहे हैं ना।
बढ़िया। चलिए, हुआ बेटा? अजान हो रही तो तूने लिखना बंद कर दिया? वाह रे वाह। क्या बोलते हैं उसको? अरे वाह रे वाह। पंच वक्त नमाजी परहेजगार तकवे वाला। चलो बेटा इधर यहाँ। अब ऐसा है, ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये ब्लॉक उस स्लैब पे से कितनी देर के बाद गिरेगा, मुझे एक बात बताओ। ये जो ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा मैं, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर के बाद गिरेगा, तो ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए गिरने के लिए? जैसा अगर ए ब्लॉक को नीचे गिरना है इसके, तो ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि वो उसके बाद ब्लॉक नीचे गिर जाएगा? एल डिस्प्लेसमेंट के बाद, है कि नहीं? मगर तुमको एक बात मालूम है कि ये ऊपर वाले ब्लॉक के साथ साथ नीचे वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़े रहकर ए ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को देख रहा है, तो जब वो देखेगा तो उसका असल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के हिसाब से ज़्यादा निकलेगा एल के मुकाबले। बोले कैसे? अरे देखो भाई, अगर ये स्लैब यहां था, है ना, और ये समझ लो स्लैब सरक के यहां तक के आ गया, है ना, तो अब हमारा ब्लॉक जब यहां तक पहुंचेगा एटलीस्ट, तब जाके गिरेगा वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या एल हुआ क्या? हाँ, ऐसे तो ज़्यादा हो गया ना, है कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए? हमें तो डिस्टेंस किसका मालूम है? ये डिस्टेंस मालूम है। ये डिस्टेंस किसका है? ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब। ब्लॉक का किसके हिसाब से? स्लैब के हिसाब से। तो जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, वो पुराना वाला जो लिखे थे, एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? एल इक्वल्स टू, आपने क्या लिखे थे? एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर करके, और मैंने यहाँ ए लिखा था। तो मुझे यहाँ पर ए बी करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि भैया दोनों मोशन में हैं और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब है, तो एक्सेलरेशन भी ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब ही लगेगा। समझ में आ रही की बात आपको? तो अब ये बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, दोनों को माइनस करके। चलो ठीक है, इधर का हो गया था क्या? रुको, देखो, द ब्लॉक कैपिटल ए will fall down from slab capital B after covering a distance of distance of capital L with respect to स्लैब। तो ब्लॉक ए स्लैब बी पे से घसर के नीचे गिर जाएगा। कब नीचे गिरेगा? जब ब्लॉक ए स्लैब बी पर एल डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अगर बात ऐसी है तो फिर हम लोग कहेंगे
टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, तो L इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इंटू टी का स्क्वायर, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, देयरफॉर T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस L एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और इसे इक्वेशन नंबर आप कुछ 1 ऐसा करके दे दो। अब देखो बात कैसी है बेटा, हमें अब टारगेट है एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालने का। तो एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। सवाल उठा कि एक्सेलरेशन ऑफ A क्या है, A कितना दर है भैया, F माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन F माइनस म्यू के F अपॉन M माइनस म्यू के इंटू जी, माइनस ये म्यू के इंटू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। ओके, अब आगे करना क्या है, पहले तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। अब एक काम करो, ये कैपिटल एम को भी और स्मॉल एम को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल एम एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैपिटल एफ इंटू एम माइनस म्यू के स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी माइनस म्यू के स्मॉल एम का स्क्वायर इंटू जी अपॉन आपका आएगा फिर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। ओके, मैंने क्या करा, कैपिटल एम को पूरा ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो एफ इंटू कैपिटल एम माइनस म्यू के इंटू स्मॉल एम इंटू जी, इसी तरह स्मॉल एम को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो म्यू के इंटू स्मॉल एम पहले से बैठा हुआ था, तो म्यू के इंटू स्मॉल एम का स्क्वायर अपॉन जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से म्यू के स्मॉल एम जी को कॉमन कर लो बाहर, तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू m इंटू एफ माइनस म्यू के स्मॉल m और g दोनों जगह है, उसको कॉमन निकालो, तो माइनस म्यू के स्मॉल m इंटू जी निकला बाहर, तो बचा क्या, कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब ये वैल्यू उठाकर आपको डालना है यहाँ पर, देयरफॉर फ्रॉम 1 आप लिखेंगे T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस L अपॉन ओके M इंटू एफ माइनस म्यू के स्मॉल एम जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम आएगा, जो कि ऊपर जा चले जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आया टाइम के लिए, टाइम ऑफ फॉल के लिए, कि कितनी देर के बाद ये नीचे गिरेगा। इन केस अगर नीट में आया तो जहाँ तक मुझे लगता है डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्मूला ही पूछेगा नीट में, जेई में भी पूछ सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ज़्यादातर जो सवालात आते हैं नीट में वो सिर्फ एक्सेलरेशन को लेकर आते हैं, कि ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, बी स्लैब का एक्सेलरेशन बताओ, है ना, ये थोड़ा रेयर चांसेस होते हैं इसके आने के, बट फिर भी आपको रेडी रहना है, आपको प्रिपेयर करना है। तो लिखो, लिख लो अभी, पहले मैं दूंगा ना आखिरी में टाइम, नमाज को टेंशन मत लो। केस 4 नहीं है बेटे, केस 3 का ही पार्ट है, केस 4 हुए बाद देखेंगे।
बातें नहीं बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। वाह, हो गया बेटा सबका लिखना। चलो आखिरी केस देख लो फिर, केस नंबर 4। चलो हुआ क्या था, सबसे पहले कहीं पे भी फ्रिक्शन था ही नहीं, फिर यहां पर फ्रिक्शन था मगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, तो दोनों चिपक के साथ में आगे निकल गए थे। फिर अप्लाइड फोर्स आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आया तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा हुआ। अब मान लो नीचे का सरफेस जो है वो रफ है, नीचे का सरफेस क्या है, रफ है, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो एफ एल डैश है और यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एफ के डैश है ना। अब अगर मान लो आपके ऊपर के एफ फोर्स लगाने से स्लैब बी सिर्फ जरा सा मूव हुआ है, तो मतलब स्लैब बी को उधर साइड में लगने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट थोड़ा सा बराबर है, इक्विवेलेंट है थोड़ा सा कहा जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं केस 4 में, इफ देयर इज फोर्स ऑफ friction between the block and the surface। अगर मान लो कि भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में, ब्लॉक के बीच में और सरफेस के बीच में, और जरा बताएंगे मुझे कि इस साइड में कौन सा फोर्स है जो उसको खींचता है। तो पिछली बार जब आपने फोर्स F लगाया था तो बी स्लैब को उधर कौन खींच रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, या फिर मैं बोलूंगा एंड सरफेस, ब्लॉक एंड द सरफेस एंड द स्लैब जस्ट मूव्स
हल्का सा मूव होता है, देन आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हुआ है वो यहां के लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब नया वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो यहां का जो भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मान लो म्यू एस इंटू स्मॉल डैम, यहां सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। अब ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जितना उसके ऊपर वेट है। कितना वेट है, बोलो बोलो बोलो, कितना वेट है उसके ऊपर, बोलो ना भैया, m प्लस स्मॉल m इंटू जी, दोनों का वेट आएगा ना भैया। तो मैं बोलूंगा वो आएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो ये रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो कि यहां के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। और अगर सपोज करो if Fk is greater than Fl डैश, मान लो आपका जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहां का क्या है बेटा, यहां के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, ज्यादा है। तो अब क्या होगा, वो घसरते हुए नीचे जाएगा, है ना। देन द स्लैब B will स्लाइड ओवर द सरफेस, तो वो सरफेस के ऊपर से स्लाइड होता हुआ चला जाएगा। और अगर वो स्लाइड होता हुआ जाएगा तो फिर भैया उसको क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर उस वक्त क्या हुआ कि स्लैब बी को इधर राइट साइड में ऊपर वाले सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो ऊपर वाले ब्लॉक का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और नीचे के तरफ सरफेस और ब्लॉक का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। ऊपर कौन खींच रहा है उसको, आगे कौन ले जा रहा, ये ए और बी ब्लॉक के बीच में का काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब उसकी स्पीड को स्लो कौन कर रहा, सरफेस और ब्लॉक के बीच में का या स्लैब के बीच में का काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये उसको स्लो कर रहा। तो फिर अब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा। तो वही जो तरीका होता है हमेशा निकालने का, वो करो यूज। तो एक्सेलरेशन ऑफ या टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी एफ के माइनस एफ के डैश। तो फिर भैया आगे क्या, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बी ब्लॉक का, तो आपको उसका मास लगेगा। तो फिर आप लिखेंगे, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक इज एफ के माइनस एफ के डैश। फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा, एफ के माइनस एफ के डैश अपॉन कैपिटल एम। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, जहाँ पर एफ के की वैल्यू क्या रहेगी, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू स्मॉल एम जी, और एफ के डैश कितना रहेगा, म्यू के डैश स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, है ना। तो भैया ये दो फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे। तो ये इस तरह से आया हमारा केस 4। लिख लो फटाफट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल देखते हैं, फिर बाद में हमारा सेकंड पार्ट भी देखना है हमको, जब फोर्स नीचे के ब्लॉक पर लगेगा या स्लैब पर लगेगा।